हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है। उम्मीद है बढ़िया होंगे आप लोग और आपने पिछला लेक्चर देखा होगा और एंजॉय किया होगा। तो आज क्या है, आज अपन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं और उसमें अपन उसी को कुछ कंटिन्यू करेंगे और कुछ नया इंट्रोड्यूस करेंगे। आज का अपना बेसिक लेक्चर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पीछे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते क्या है, कैसे काम करते हो, पूरा कैपेसिटेंस का जबरदस्त कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में जो चीजें बारीकियां आपने नहीं समझी थी वो इस लेक्चर में समझने वाले हैं और पूरे वीडियो में आपको 5 से 6 नई चीज और बेहद ऐसी चीज जो सीबीएसई, आरबीएसई और कंपटीशन में सीधा सीधा टपकती, सीधा सीधा आएगी। देखो कंसेप्ट है, प्योर कंसेप्ट चैप्टर है। तो अपन जब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं तो अपन ने समझते अपन ने लास्ट वीडियो में देखा क्या था। देखो सबसे पहले अपन ने कैपेसिटेंस का कंसेप्ट समझा था और कैपेसिटेंस के कंसेप्ट के बाद उसका एक फॉर्मूला था स्फेरिकल का। वैसे कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला था Q बाई V, बट ये अपन ने पढ़ लिया था, ना तो ये Q पे डिपेंड था ना ये V पे डिपेंड था, पर समझा था, कोई डेरिवेशन नहीं थी ऐसे अपने पास, है ना। कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला था Q बाई V। इसको कूलाम पर वोल्ट या फैरेड के नाम से भी जानते हैं इसकी यूनिट को, ठीक है। अच्छा, अब अपन ने बात किया था स्फेरिकल कैपेसिटर का। स्फेरिकल कैपेसिटर या स्फेरिकल कंडक्टर बोलता हूं, स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर था, ध्यान से समझना मेरी बात को। एक स्फेरिकल कंडक्टर स्फीयर है, इसका रेडियस r था, इसके सरफेस पर आपन ने q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। कंडक्टर है, आपन ने तो बस q चार्ज दिया था इसको और वो चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था और इसका कैपेसिटेंस आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो अपन ने यहां समझा था कि भाई साहब ये तो एप्सिलॉन नॉट पे यानी कि मीडियम और वैक्यूम पर डिपेंडेंसी दिखा रहा है और r यानी कि रेडियस पे डिपेंडेंसी दिखाता है ना। अब इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं और फिर इसकी कमी को समझेंगे, इसके ड्रॉबैक को समझेंगे, क्या जरूरत है वो सब समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं इस फॉर्मूले की पर्टिकुलरली बात करूं, ये फॉर्मूला काम कर रहा है वैक्यूम में। अगर इसी कंडक्टर को मैं किसी और मीडियम में रख दूं, मतलब जहां पर पानी हो, केरोसिन हो, हाइड्रोजन हो, कोई भी अन्य मीडियम हो, वैक्यूम को और एयर को छोड़ के, तो मेरा ये फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन, ये आपको पता है कि एप्सिलॉन क्या होता है। जब भी कोई मीडियम आ जाता है तो अपन नॉट नहीं लगाते, तब अपन यूज करते हैं टर्म एप्सिलॉन, परमिटिविटी कांस्टेंट, ठीक है। और ये मीडियम में हो गया और ये क्या में था, वैक्यूम में था। यहां से अपन इन दोनों के आपस में करस्पॉन्डिंग रिलेशन भी निकाल सकते हैं। इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूं तो Cm अपॉन C नॉट 4 पाई एप्सिलॉन r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। Cm अपॉन C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आपको पता है कि ये क्या होता है, ये होता है एप्सिलॉन r। तो Cm अपॉन C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r या 1 अपॉन एप्सिलॉन r। इसी के ऊपर अभी अपन चर्चा करने वाले हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। अब देखो ये एप्सिलॉन r परमिटिविटी का, रिलेटिव परमिटिविटी का कांस्टेंट है, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, जानते हो इस चीज को आप, परमिटिविटी कांस्टेंट है। इसकी अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यूज होती हैं, ठीक है। आप यहां से करके निकाल सकते हैं, इनके क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार छोटे मोटे 1 मार्क्स के, छोटे से छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि किसी कंडक्टर की किसी मीडियम में कैपेसिटेंस जो है वो 12 है, मीडियम में है तो ये ऊपर आ गया, और वैक्यूम में 2 थी, तो कौन सा मटेरियल रखा होगा, किस मटेरियल में रखा होगा, तो ये 6 आ गया, तो ये लगभग ग्लास के आसपास का हो गया, तो ये इसकी वैल्यू ग्लास, ये मतलब ग्लास में रखा हुआ है। तो इस तरीके से छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। अच्छा, तो ये फॉर्मूला एक आपके लिए हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया मीडियम के लिए और ये इनकी रिलेटिव परमिटिविटी के लिए हो गया, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा हो गया, इसको उतार लें। इसके अलावा रिलेटिव परमिटिविटी को अपन इस फॉर्मूले के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी को भी अपन डिफाइन कर सकते हैं इस फॉर्मूले के साथ कि ये Cm, अरे कहां जा रहा है, खड़ा रखा, Cm अपॉन C नॉट, ठीक है, Cm अपॉन C नॉट, यानी कि कैपेसिटेंस इन मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस वैक्यूम का रेशियो जो होता है वो एप्सिलॉन r परमिटिविटी कांस्टेंट होता है। तो उम्मीद है ये भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन इस चीज को, ये तो मैंने को बेसिकली वैसे ही समझाना था आपको, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी कंसेप्ट को। देखो गौर से, इसका फॉर्मूला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, है ना क्लास। अगर किसी कंडक्टर का रेडियस जो है
1 मीटर हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। अब रेडियस का 1 मीटर मतलब ये 1 मीटर हो गया, इतनी रेडियस है, तो उसका डबल भाई जो कंडक्टर होगा वो कैसा होगा, इसका डबल डायमीटर। तो सोचो इतना बड़ा कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस देखना जरा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू की पावर -9। भाई वो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है ना 9 इंटू 10 टू की पावर 9। ये तो 1 है तो ये उल्टा चला गया, ये पार्टी ऊपर गई है ना -9। तो ये वाली जो वैल्यू है, मतलब बात समझ रहे हो ना, ये वाली जो इसको 4 पाई कितना हो गया, चलो ऐसे देखो 4 पाई का मतलब 3.14, एप्सिलॉन नॉट मतलब 8.854 इंटू 10 टू की पावर -12 और 1 मीटर का मतलब 1। अब तो सोचो ये कैपेसिटेंस 10 टू की पावर -12 कितना छोटा हो गया, काफी छोटा हो गया। यानी कि आपके पास इतना बड़ा कंडक्टर था एक, उसकी भी आपने कैपेसिटेंस देखा तो बहुत 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 ही कम आ रहा है। 1 फैरेड तो बहुत दूर की बात है, तो माइक्रो में भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी काफी कम है, इसकी कैपेसिटी जो है वो काफी कम है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं है। इसी तरीके से अपन 2 मीटर का, 10 मीटर का, 50 मीटर का उठा के देख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अब मैं तो आपसे एक उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर का कैप, ये होता है ना क्वेश्चन आता कई बार, है ना। अगर आपन के पास एक कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड है। अब आपको पता पड़ेगा कि 1 फैरेड के लिए कितना बड़ा कंडक्टर होना जरूरी है। अगर आपके पास एक कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, तो उसका रेडियस बताओ कितना होगा। तो C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये पार्टी नीचे आई, C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट = r, रेडियस निकालना है। ये 1 फैरेड दे रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू की पावर 9 होती है, तो आपका रेडियस आ गया 9 इंटू 10 टू की पावर 9 मीटर। अंदाजा लगाओ 10 टू की पावर 9 मतलब 9 के बाद 10 जीरो, सॉरी 9 जीरो। इतना बड़ा कंडक्टर देखियो कभी, करोड़ों लाखों मीटर में चला गए, तो आप समझ सकते हो कि 1 मीटर के लिए, सॉरी 1 फैरेड कैपेसिटेंस के लिए अपन के पास कितना बड़ा कंडक्टर होना जरूरी है। क्या ये प्रैक्टिकली इतना बड़ा कंडक्टर बनाना पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। तो क्या प्रैक्टिकली 1 फैरेड का कैपेसिटेंस वाला कंडक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए अपन जनरली कभी कोई टेप रिकॉर्डर खोलना, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मोबाइल की प्लेट, टीवी की प्लेट खोलो तो ऐसे बटन जैसे मिलेंगे, काले काले हरे हरे सिलेंड्रिकल बटन, तो उनमें माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड में उनको दिया होता है। तो आप समझ सकते हो कि वो कितना क्रिटिकल है एक फैरेड का कैपेसिटेंस वाला कंडक्टर बनाना। तो देखो एक ड्रॉबैक तो ये आया स्फेरिकल कंडक्टर का कि इसका कैपेसिटेंस टू स्मॉल कैपेसिटेंस, है ना, कैपेसिटेंस। कारण क्या है? वही रेडियस बहुत बड़ी होनी चाहिए, चार्ज, ताकि जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा वही तो कैपेसिटी होती है। जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा वही तो कैपेसिटी है। चार्ज स्टोर करने के लिए इसको बड़ा होना पड़े, काफी बड़ा होगा तब ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। तो अब एक तो कमी आ गई इसमें, ठीक है। अब इस कमी के साथ साथ इसमें एक और समस्या है क्लास, वो सुनो क्या है। ये जो कैपेसिटी आई है इसके अंदर, ये जो कहानी है, ठीक है, ये जो कंडक्टर है इस पे जो चार्ज है प्लस 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 दिख रहा है अपन को, ये आया कहां से, क्यू चार्ज कहां से आया? तो अपन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इसका पोटेंशियल कितना है पहले बताओ। इसका पोटेंशियल है V K Q बाई R, ये तो जानते हो ना, V = K Q बाई R। और इसका कैपेसिटेंस कितना है? इसका कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये दोनों बात सकते हैं, मानते हो, एग्री करते हो, आगे बढ़े। अब यहां पर ये जो चार्ज है कहां से आया? तो इसकी अपन अगर पिछले चैप्टर के हिसाब से डिफाइन देखें तो इनफाइनाइट पे एक चार्ज क्यू रखा था, इनफाइनाइट पे कोई कंडक्टर था, इनफाइनाइट पे कोई कंडक्टर था, वहां से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड गई और क्यू चार्ज को तोड़ के लेकर आई। बात समझ रहे हो? इनफाइनाइट तक गई और क्यू चार्ज को जो है वो तोड़ के लेकर आई, तो वो क्यू चार्ज आ गया यहां पर। इसलिए इस पूरी कहानी में इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0, यहां पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर। तो बेसिकली दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, याद है आपको, वी बी माइनस वी ए। तो ये ए हो जाता था इनिशियल पॉइंट, यानी कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल हो जाता था 0। तो ये वी बी माइनस 0 इज इक्वल टू वी बी।
तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस है इस कंडक्टर का और इनफाइनाइट वाले चार्ज का, वो वैल्यू है KQ अपॉन R। ये याद आ गया आपको, ये नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है, पढ़ी पढ़ाई चीज है, ज्यादा कंफ्यूज ना, ठीक है। अब यहां से लाने में इसका जो पोटेंशियल है, अब यहां पर अपन इसको थोड़ा सा कुछ नई तरीके से पढ़ते हैं। क्या इधर इनफाइनाइट तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड गई होगी तभी तो इसको अट्रैक्ट करके लाई होगी। वैसे भी जब अपन इंटीग्रेट करते थे तो याद करो कैपिटल R से इनफाइनाइट पोटेंशियल वाले में, जब पोटेंशियल वाले में अपन इंटीग्रेशन करते थे तो लिमिट कहां से कहां लेते थे, कैपिटल R से लेकर इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट से आ रहा है और कहां तक आ रहा था, कैपिटल R रेडियस तक आ रहा था। बात समझ में? तो अभी ये देखो कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। तो इस कंडक्टर की जो एनर्जी होगी, किसकी बात कर रहा हूं, एनर्जी, वो कहां तक गई होगी, इनफाइनाइट तक गई होगी। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जहां पर एनर्जी कन्फाइंड वे में रखी होती है। कन्फाइंड मतलब इकट्ठी। याद करो कैपेसिटर का बेसिक क्या था कि इकट्ठी कभी एनर्जी देनी पड़े, पंखे को चलाने के लिए इकट्ठी एनर्जी देनी है, मोटर को चलाने के लिए एक साथ एनर्जी देनी है, फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज कैपेसिटर। अब इसकी एनर्जी बताओ, इसकी एनर्जी कन्फाइंड है क्या, इसकी एनर्जी तो कहां तक जा रही है, इसकी एनर्जी तक जा रही है इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट तक तो मतलब इसकी एनर्जी को आप समेट सकते हो क्या, एक साथ रख सकते हो, यूज कर सकते हो, नहीं। तो क्या इसकी एनर्जी अपने यूज की है, नहीं है। तो क्या अपन इसको जनरल टर्म में यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो स्फेरिकल कैपेसिटर के दो ड्रॉबैक हो गए क्लास। पहला ड्रॉबैक क्या था कि इसका कैपेसिटेंस बहुत ही स्मॉल होता था, याद आया, इसका कैपेसिटेंस बहुत ही स्मॉल होता था, अभी अपन ने देखा भी था। दूसरी कमी क्या है इसमें कि इसकी जो एनर्जी है वो कन्फाइंड नहीं, इकट्ठी नहीं है, बिखरी हुई है, ठीक है। तो सर क्या करेंगे, अब मेरी बात को समझो, है ना। अब मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज बता रहा हूं जिसके व्याप पर अपन एक रिजल्ट तक पहुंचेंगे और वो रिजल्ट अपन का एक नया इन्वेंशन होगा। बेसिकली वो इन्वेंशन अपन का नहीं है, साइंटिस्ट पहले ही कर चुके हैं, मैं बस आपको पढ़ाने और समझाने के लिए बता रहा हूं कि स्फेरिकल कैपेसिटर में साइंटिस्टों ने क्या कुछ नया किया। देखो बात समझना, एक रेडियस है इसकी R, इस पे Q चार्ज बिखरा हुआ था प्लस कैपिटल Q, इसका पोटेंशियल है KQ अपॉन R और इसका कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, मगर इसमें दो कमियां हैं, वो दो कमी मैं आपको बता चुका हूं। साइंटिस्ट ने क्या किया, किसी साइंटिस्ट ने अपने कहा कि साहब इसके पास में एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दो। अब यहां पर न्यूट्रल तो है मगर कंडक्टर है। आपके घर में कोई एक लोहे की बॉल है, आपके आसपास इस समय उसको आप उठाओ, लोहे की, एल्युमिनियम की, कॉपर की, किसी भी चीज की। क्या लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम कंडक्टर होता है? यस सर। क्या उसको छूने से आपको कोई करंट लगा अभी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिस्चार्ज या न्यूट्रल है। तो कंडक्टर तो है पर कंडक्टर पे फिलहाल कोई चार्ज नहीं है, मगर अपन देना चाहे तो आ सकता है। तो समझ गए, न्यूट्रल कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जिन पर फिलहाल जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, कोई एक्सेस चार्ज नहीं है। बात समझ में आ गई? न्यूट्रल कंडक्टर क्या होते हैं वो समझ में आ गया। तो न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल का मतलब इसके अंदर जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। क्लियर बात, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अब जब इसको अपन पास पास रखते हैं तो एक टर्म होती है इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है वो, ये सारे पॉजिटिव चार्ज इस न्यूट्रल कंडक्टर में से किसको अट्रैक्ट करेंगे? पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव को। तो इन नेगेटिव अंकल इन आंटी से अट्रैक्ट होकर बाहर आ जाएंगे। सारी नेगेटिव आंटियां बाहर आ गई, सारे पॉजिटिव अंकल पहले ही बाहर थे। अच्छा, ये पॉजिटिव रिपेल किसको करेगा? अंकल को कहेगा, इधर वाले अंकल को, भाई साहब बाहर चलो चलो चलो। तो हुआ क्या, कुछ देर बाद कि जो नेगेटिव नेगेटिव था वो एक साइड आ गया और जो पॉजिटिव पॉजिटिव था वो एक साइड आ गया। ये कहलाता है इंडक्शन। समझ में आया क्या हुआ? एक न्यूट्रल कंडक्टर में से पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो गए, खत्म नहीं हुए हैं, सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। अब ये बताओ कि ये जो पूरा पॉजिटिव चार्ज था इसके पास अब क्या नेगेटिव चार्ज आ गया? यस सर। तो क्या ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को कुछ कम करने की कोशिश करेगा क्या? नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कैसा?
नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल कैसा, पॉजिटिव। अब खुद सोचो कि क्या अब भी इस कंडक्टर का पोटेंशियल इतना ही होगा क्या, नहीं, क्योंकि अब इसकी वजह से कुछ नेगेटिव पोटेंशियल भी तो आ जाएगा। आप कहोगे सर इसकी वजह से भी तो आया है, मगर ये डिस्टेंस में दूर है, ये डिस्टेंस में दूर है, तो इसका इफेक्ट कम होगा। इफेक्ट ज्यादा किसका होगा, जो पास में है। पास में कौन है, नेगेटिव है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा है, इसका इफेक्ट कम है। तो अपन इसकी बात करते हैं। मैं आपको जनरल बता रहा हूं, मैं आपको कैलकुलेशन में नहीं ले जा रहा हूं, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं। ये मत कहना सर इसका डिस्टेंस कितना, फिर कैलकुलेशन वो नहीं करना, अपन को कंसेप्ट समझना है, बात को सीखो, बात को पकड़ो। ये के क्यू अपॉन आर, इसकी वजह से कुछ नेगेटिव पोटेंशियल, तो कुछ नेगेटिव पोटेंशियल कैसा होगा, माइनस होगा ना भाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वो माइनस हो गया। तो क्या अब जो इस सिस्टम का जो मैंने किया है, नीले पेन से कर देता हूं, ये जो अब मैंने किया है ये वाला जो, अब ये मेरा सिस्टम हुआ, ये सिस्टम है, बात समझ में आ गई। अब इस सिस्टम का पोटेंशियल मैं वी डैश बोलता हूं, तो क्या वो के क्यू अपॉन आर है या के क्यू अपॉन आर से कुछ कम है, के क्यू अपॉन आर से कुछ कम है। तो जो नया पोटेंशियल है वो के क्यू अपॉन आर से कुछ कम है। क्यों कम है, क्योंकि न्यूट्रल आने से वहां पे नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस भी आ गया। आप कहोगे सर पॉजिटिव का भी तो आया है, मगर पॉजिटिव कहता है दूर है, जो पास में उसका प्रभाव ज्यादा है, इसलिए मैंने एग्जैक्टली कोई वैल्यू नहीं ली है, मैंने कहा था कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। अच्छा अब ये बताओ इस फॉर्मूले के हिसाब से कि पोटेंशियल जो है इस सिस्टम का क्या कुछ कम हो गया, यस सर। तो क्या कैपेसिटेंस बढ़ना चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से तो बढ़ ही जाएगा। अब दिमाग में एक पहले सुन लो अच्छी तरह, पोटेंशियल कम हो गया है के क्यू अपॉन आर से, कैपेसिटी अगर पोटेंशियल कम तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा क्या, हाँ। आप कहोगे सर आपने लास्ट लेक्चर में कहा था कि कैपेसिटेंस पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट होता है, कहा था, मगर यहां पर तो पूरा सिस्टम चेंज हो गया ना। पहले उस सिस्टम में सिर्फ एक ही कंडक्टर था, अब उस सिस्टम में ये भी है, तो अब ये तो पूरा अपने आप में नया सिस्टम हो गया ना क्लास। अगर मैं एक ही सिस्टम की बात करता तो ना कल चेंज होगा ना आज, इसका पोटेंशियल भी है तो कभी इसको आप कितना ही पोटेंशियल दे दो, ये रहा फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला ये रहा, इसको आप 10 करोड़ वोल्ट का पोटेंशियल दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है, बताओ क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं। बट अगर मैं सिस्टम चेंज कर दूं, ये वाले चार्ज भी इंक्लूड कर दूं, तब तो ओवरऑल पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा। ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए अब इस सिस्टम का पोटेंशियल 4 पाई एप्सिलॉन आर से बढ़ गया। क्यों बढ़ा, तो साइंटिस्टों ने कहा था इस नेगेटिव चार्ज की वजह से बढ़ा। तुम भी समझ रहे हो क्या बात है, जल्दी समझ जाया करो यार, तुम बहुत टाइम लगा, धीरे 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 राम। हाँ, तो अपने को क्या सीखने को मिला कि अगर मैं एक चार्ज कंडक्टर के पास एक न्यूट्रल ले आऊं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। अपना उद्देश्य क्या था याद करो, अपन ने स्फेरिकल कैपेसिटर में 2 कमियां देखी थी, अपन का काम है वो दोनों कमियों को हटाना। पहली कमी क्या थी सर, कैपेसिटेंस बहुत कम था, तो क्या उसका कुछ यहां पर सॉल्यूशन मिला, बढ़ गया क्या इसका कैपेसिटेंस, यस सर। साइंटिस्टों ने कहा मजा आ गया, बहुत बढ़िया, हमें तो रास्ता मिल गया, एक काम करो न्यूट्रल क्यों ले रहे हो, इस पूरे को ही नेगेटिव ले डालो, समझ रहे हो बात। साइंटिस्टों ने कहा कि एक काम करो, अपने पास एक कंडक्टर तो था ही, ये पॉजिटिवली क्यू चार्ज वाला था, ध्यान से सुनना, एक एक चीज सब कॉन्सेप्चुअल है, कुछ हवा में मत लेना, नहीं हवा में ही हो जाओगे। इसके पास में मैं एक माइनस क्यू वाला, ये तो प्लस क्यू है, माइनस क्यू वाला यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला एक कंडक्टर ले आता हूं। अब ये दोनों ही इसमें क्या होगा, क्या अब ओवरऑल पोटेंशियल, ऐसा मत समझना कि प्लस क्यू माइनस क्यू नेट 0 हो गया, कुछ अलग अलग वैल्यू है। क्या अब पोटेंशियल जो है वी डबल डैश वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा वी डैश पे, वी डैश ऑलरेडी छोटा था, वी डैश ऑलरेडी छोटा था के क्यू अपॉन आर से, तो वी डैश अपने आप छोटा था, ये तो और छोटा हो गया क्योंकि पूरा ही नेगेटिव आ गया, यहां पर तो कुछ पॉजिटिव तो था, यहां पर तो पूरा ही नेगेटिव आ गया, तो कैपेसिटेंस जो है वो और ज्यादा बढ़ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो साइंटिस्टों को समझ में आया, आपको और मुझको भी वही समझ में आ रहा है क्या, कि अगर एक पॉजिटिव कंडक्टर के साथ में
एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर रख दूं तो ओवरऑल पोटेंशियल जो है वो घट जाता है और कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाता है। इसी तर्ज पर प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि सर स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो कम होता है, यानी कि पहले ड्रॉबैक की सॉल्यूशन मिल गया, पर दूसरा ड्रॉबैक अभी बाकी था। ठीक है, तो अब अपन एक काम करते हैं, अपन सीधा सीधा एक काम समझते हैं। कंसेप्ट समझ लिया है, प्रॉब्लम समझ लिया है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी समझ लिया है। अब इस सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। दुनिया में साइंटिस्टों ने कहा कि सर एक काम करते हैं, अपन कैपेसिटर का शेप चेंज करते हैं, स्फेरिकल छोड़ो, स्फेरिकल के साथ साथ सिलेंड्रिकल जो आप पंखे वगैरह में लगा देखते हो, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बनाए गए। अब आपन के सिलेबस में ज्यादातर करके 99.99% नीट हो, आईआईटी हो, सीबीएसई आरबी हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। सालों में कंपटीशन में कभी कभार एक आध चीज कभी स्फेरिकल कैपेसिटर का पूछ लिया जाता है, वो मैं आपको पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाने के बाद में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा 10-15 मिनट का, उसमें समझा दूंगा। बात समझ में आई? तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, टॉपिक है अपन का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट, कौन सी प्लेट? कैपेसिटर। कौन सा टर्म? कैपेसिटर। अब इसमें क्या किया साइंटिस्टों ने, वो ध्यान से सुनना मेरी बात। एक पॉजिटिव प्लेट ली प्लस क्यू और एक नेगेटिव प्लेट ली माइनस क्यू। बात समझ में आई? एक पॉजिटिव प्लेट ली, एक नेगेटिव प्लेट ली, उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा नहीं रखा, उनके बीच में लगभग डिस्टेंस मान लो आप स्मॉल डी, जो कि बहुत कम है एज कंपेयर टू लेंथ। हर चीज अपने आप में क्वेश्चन है, मेरी बात को बहुत बारीकी से समझना। यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच का, वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू इनकी लेंथ। या लिख देता हूं मैं साइड में कि जो डी है वो बहुत 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 छोटा है, एल क्या है यहाँ पर? इसकी लेंथ। इसका भी कारण बताऊंगा, हवा में नहीं है कुछ कुछ, हवा में नहीं है, समझते चलो, पत्ते चलो। देखो अब देखो, ध्यान से समझना, पढ़ चुके हो गॉस लॉ की फोर्थ एप्लीकेशन से पहले पढ़ाया था, बाद में भी न्यूमेरिकल करवाया। नेट चार्ज कितना है? प्लस क्यू माइनस क्यू। नेट चार्ज कितना है? 0। क्या सिखाया था? नेट चार्ज का आधा चार्ज बाहर चला जाता है और उतना चार्ज अंदर आ जाता है। नेट चार्ज कितना? 0। 0 का आधा 0। इधर इस साइड चार्ज कितना हो गया? 0। इस साइड चार्ज कितना हो गया? 0। और इधर ये जो प्लस क्यू चार्ज था वो एक थिन शीट के एक साइड फैल गया, इधर माइनस क्यू चार्ज फैल गया। याद आ रहा है वो वाला डेरिवेशन, वो सिलेंडर लगाया था अपन ने, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल 90 0 हो रहा था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है? वही है, कुछ कंफ्यूजन नहीं चाहिए, एग्जैक्टली वही है। ठीक है, इधर चार्ज कितना? 0। इधर चार्ज कितना? 0। इसलिए इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती थी। एक और तरीके से बता देता हूं, अगर मैं यहां पर कोई एडिशनल चार्ज रखता था Q, तो इस पॉजिटिव की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, याद आया? 0। सर ये वाला तो दूर है, ये वाली प्लेट पास है, तो मैंने क्या कहा था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। यहां से यहां तक की इलेक्ट्रिक फील्ड या यहां से यहां तक की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है। सर बराबर क्यों है, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो लेंथ के कंपैरिजन में ना के बराबर है और इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ पे चार्ज फैला हुआ है। दैट इज व्हाई बहुत सारा चार्ज है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे यहां से यहां लाऊं चाहे यहां से यहां लाऊं, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। यही वजह है कि यहां पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। और बीच में कहीं पर भी किसी भी जगह पे चार्ज रखूंगा तो पॉजिटिव की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव की वजह से भी इसी डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कोई चार्ज रख दो क्यू, इस पॉजिटिव की वजह से ये इसको रिपेल करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, दोनों सेम जगह, दोनों को जोड़ दो, बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राम 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 राम, कितनी मेहनत से रटा था मैंने, सब समझ गए। तो भैया समझ में आया? हाँ, क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया। देखो इधर
एक पे पॉजिटिव क्यू था, एक पे नेगेटिव क्यू था। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। सब फालतू की चीजें हटा दूं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में, तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? कहां से आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आ गया सर। और कुछ बताओ। अब सुनो, कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला था C इक्वल्स टू Q अपॉन V। ठीक, बहुत सही, बहुत बढ़िया, मजा आया। अब बताओ कि यहां पर V क्या है? अब वो सिर्फ V भी तो पोटेंशियल है। किसका पोटेंशियल? क्योंकि यहां तो दो कंडक्टर है, एक ये है और एक ये है। कितने कंडक्टर है? दो। आज से पहले आपने क्या पढ़ा था कि C इक्वल्स टू Q अपॉन V में V क्या होता है? पोटेंशियल। किसका? कंडक्टर का। पिछला वाला पूरा चैप्टर आप देख लो उठा के, पोटेंशियल पोटेंशियल किसका पढ़ा है आपने? कंडक्टर का पढ़ा है। तो सर अब ये किसका पोटेंशियल है? अब किसका पोटेंशियल? तो दो कंडक्टर है, अब तो दो कंडक्टर है, अब ये किसका पोटेंशियल है किसी में दम? बताएगा कोई? सीखो, सुनो, ध्यान से सुनना। मेरे पास एक कंडक्टर था या क्यू चार्ज था, एक ही बात है, ठीक है। मैं आपको पोटेंशियल वाले चैप्टर का स्टार्टिंग बता रहा हूं। और इनफाइनाइट पे टेस्ट चार्ज था क्यू नॉट। इनफाइनाइट पे उसका पोटेंशियल कितना था? 0। उसको यहां से यहां तक लेकर आया, r डिस्टेंस तक, तो इसका पोटेंशियल था k q अपॉन r। VR माइनस V इनफाइनाइट इज k q अपॉन r माइनस 0। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0, तो r पॉइंट पे पोटेंशियल k q अपॉन r। तो बेसिकली क्लास, ये जो पोटेंशियल होता था ना, ये बेसिकली होता था पोटेंशियल डिफरेंस उस पॉइंट का और इनफाइनाइट वाले पॉइंट का। अब इनफाइनाइट वाले पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होता है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा था। पर मैं आपको पहले दिन से बताते हुए चल रहा था, जिसको यकीन ना हो पोटेंशियल वाले वीडियो पहुंचा स्टार्टिंग में देख। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है, कहां का? उस पर्टिकुलर चार्ज का, पॉइंट का और इनफाइनाइट का। क्यों? क्योंकि वो चार्ज कहां से लाया जा रहा है? इनफाइनाइट से। अभी भी मैंने बताया था ना स्फेरिकल वाले के, इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रिक फील्ड भेजी, वहां से क्यू चार्ज तोड़ा और लेकर आकर आया। वही तो उसकी क्षमता थी, वही तो उसका पोटेंशियल है। समझ में आ रहा है? क्या होता है पोटेंशियल? क्षमता किस चीज की? किसी टेस्ट चार्ज को अपने पास लाने की। तो लाएगा काय से? इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी ना। तो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तो क्यू चार्ज में से, क्यू चार्ज, सोर्स चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और छोटे वाले क्यू नॉट को पकड़ेंगी और उसको लेकर आएंगी। तो उसकी क्षमता थी। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब ये बताओ, यहां पे चार्ज कितना था? प्लस क्यू। यहां पर चार्ज कितना था? माइनस क्यू। मैं थोड़ी डेफिनेशन घुमा रहा हूं, बात को पकड़े रखना। ये टोटल मिलाकर सिस्टम कैसा है? न्यूट्रल। इधर से क्यू चार्ज का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा यहां से यहां आया, तो इधर चार्ज प्लस हो गया और इधर चार्ज माइनस हो गया। जहां से आपने चार्ज निकाल लिया, ये मान के चलो कि ये दोनों न्यूट्रल थे, मान के चलो, ठीक है, ये मान के चलिए कि ये दोनों कंडक्टर कैसे थे? न्यूट्रल थे। ये दोनों थे न्यूट्रल। इधर से माइनस, इधर से क्यू चार्ज इधर आया, तो इधर ही तो हो गया पॉजिटिव, जहां पर पॉजिटिव चार्ज ले लिया, और जहां से निकाला था वहां कैसा हो गया? नेगेटिव। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है क्या? नहीं जा रही। ये बीच का डिस्टेंस कितना है? d। इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जा कहां से कहां रही है? इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव। इनफाइनाइट तक गई क्या? नहीं गई। तो क्या अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड हो गई? एक फिक्स रीजन में आ गई क्या? सोचो, स्फेरिकल कैपेसिटर में कहां तक जा रही थी? स्फेरिकल में, जो इससे जस्ट पहले अपन ने पढ़ा था, कहां तक? ड्रॉबैक क्या था कि सर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनफाइनाइट तक जा रही है, इनफाइनाइट से चार्ज को पकड़ के लेकर आ रही है। यही तो प्रॉब्लम थी। इनफाइनाइट तक जा रही है तो सर हम उसको इकट्ठा कैसे करेंगे? इकट्ठा कर नहीं पा रहे थे, ये ड्रॉबैक था। अब क्या समाधान निकला वो सुनो, बड़ा मजेदार समाधान निकला है। क्या समाधान निकला है? कि दूसरा कंडक्टर भी यही है,
तो अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इनफाइनाइट तक जाना ही नहीं है यहाँ, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कहां है, दोनों प्लेट के बीच में, दोनों प्लेट के बीच में, दोनों प्लेट के बीच में। अब ये बताओ कि एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, तो क्या पोटेंशियल घट गया, इसकी वजह से जो पोटेंशियल था वो पॉजिटिव, इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव, घट गया नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल घट गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया, पहली प्रॉब्लम सॉल्व, यस सर। दूसरी प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई थी, बिखरी हुई थी, क्या कंफाइंड हो गई, यस सर। सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिखरी हुई नहीं है, बात तो समझ में आ गई होगी। तो भैया यहाँ पे जो पोटेंशियल था V वो क्या है, वो इसका है कि इसका है, वो पूरे सिस्टम का है। समझो यहाँ पर यही समझाया है मैंने आपको कि ये जो पोटेंशियल होता है वो होता किसका है, इसका होता है कि इनफाइनाइट वाले का होता है। सर ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्यों नहीं समझ रहे आप, बार बार मैं समझा रहा हूं सर आपको। सर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बेसिकली उस पॉइंट के पोटेंशियल को और इनफाइनाइट के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। अब इनफाइनाइट तक क्यों लिया, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक जा रही थी, अब हमारी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है, तो जो पोटेंशियल V है वो इसके और इसके बीच का है। समझ में आया, यस सर। अब देखो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई सर, भैया आप इतनी देर से चिल्ला रहे हो कि सब कारण किया क्यों, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए बढ़ाने, कितनी बढ़ी, आओ देखें QV। अब देखो यहाँ पर V का कौन सा फॉर्मूला लगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला तो बहुत सारे अपन ने पढ़ लिए, पर अब यहाँ पर मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा जिससे रिलेटेड चीज मेरे पास है। पोटेंशियल के कई सारे हैं, पर क्या अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस dV/dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट टाइम। हाँ सर पढ़ा है। सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, देखो ये D क्या था, चेंज, ये D क्या था, चेंज। अगर चेंज नहीं हो रही है, क्या यहाँ पे चेंज हो रही है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है क्या, नहीं सर, सिग्मा और एप्सिलॉन और दोनों ही कांस्टेंट है। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा क्या होता है, Q/A, चार्ज फिक्स है, एरिया फिक्स है, क्लियर बात है। तो ना तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ना R, तो मैं इस चीज को V/R लिख सकता हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, माइनस माइनस नहीं ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी जो डायरेक्शन बताता था, ठीक है, कि पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में घटेगी, यही बता रहा था माइनस साइन। यहाँ पे वो सब छोड़ो, और ये R क्या था, डिस्टेंस था। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस में बताओ, यहां से शुरू हो रही है, यहां खत्म हो रही है, डिस्टेंस कितना, प्लेट के बीच का डिस्टेंस के बराबर, ये फॉर्मूला हो गया। अब अगर मेरे को V का फॉर्मूला चाहिए तो D इधर चला जाएगा। अब इस चीज को अपन पूरे कैपेसिटर वाले चैप्टर में और आगे तक 5-10 जगह यूज करेंगे। इस कंसेप्ट को आप समझ लें दोबारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है माइनस dV/dr, अगर चेंज नहीं हो रहा तो मैग्नीट्यूड लेना है तो V/R, R यानी कि इसका डिस्टेंस यानी कि D। तो पोटेंशियल का एक फॉर्मूला आ गया अपन के पास V/D, इसको यूज कर रहा हूं, इसको आप साइड में लिख लें और आगे अपन इसको कई जगह यूज करेंगे, ठीक है। देखो V = E/D, ठीक है। अच्छा E कितना है सर, यहाँ पर E कितना है, σ/ε0, σ/ε0 इंटू D। अच्छा सिग्मा क्या होता है सर, सिग्मा चार्ज डेंसिटी होती है Q/A, इस पे चार्ज जितना है Q, तो V = Q/A, ये हो गया अपन का σ/ε0 इंटू D, तो पोटेंशियल हो गया Q इंटू D और A/ε0, ये दोनों नीचे। इस V को अपन यहां रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो C = Q/V, V की जगह ये पूरा सामान Q/A/ε0 इंटू D, Q से Q कट गया, अंत ऊपर आ गई, अंत नीचे रह गए, C = A/ε0/D। क्या ये लेंथ पर, सॉरी क्या ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, यस सर। क्या ये एरिया पे डिपेंड कर रहा है, यस सर। क्या ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, यस सर। तो यही तो अपन ने कल डिस्कस किया था। क्या यहां पर कहीं चार्ज है, अब बताओ, ये है डेरिवेशन वाला फॉर्मूला।
अरे हाँ, मैंने तुमसे क्या कहा था, दो प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, एक डेफिनेशन और एक डेरिवेशन। डेफिनेशन वाला फॉर्मूला आपको कभी डिपेंडेंसी नहीं बताएगा, डेफिनेशन वाला फॉर्मूला यूनिट वगैरह वो सब निकालने के काम में आता है, और डेरिवेशन को स्टार्ट करने के काम में आता है। यही बात हुई थी ना अपन की। यस सर, डेरिवेशन स्टार्ट थी फॉर्मूले से, ये क्या तुम्हारी c q/v है। यस सर, क्या ये डेफिनेशन वाला फॉर्मूला था। यस सर, कैसे अपन ने यूनिट यूनिट निकाली थी। यस सर, मगर क्या डेफिनेशन वाले फॉर्मूले को यूज करके डेरिवेशन वाला फॉर्मूला आया है c=a/d। यस सर, क्या यहाँ पर कहीं चार्ज है। नो सर, क्या यहाँ पर कहीं पोटेंशियल है। नो सर, क्या यहाँ पर एरिया है। यस सर, क्या यहाँ पर बीच का डिस्टेंस है। यस सर, क्या ये शेप एंड साइज बताएगा। यस, क्या ये मीडियम बताएगा एप्सिलॉन नॉट। यस सर, तो बताओ काय पर डिपेंड किया कैपेसिटेंस। समझ में आ गया आप लोगों को। यही अपन ने डिस्कस किया था क्लास। दो प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, डेफिनेशन वाला फॉर्मूला, डेरिवेशन वाला फॉर्मूला। डेरिवेशन वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए अपन को शुरुआत डेफिनेशन वाले फॉर्मूले से करनी पड़ती है पूरी फिजिक्स में। ऐसा नहीं है आज ये बता रहा हूं और कल मना कर दूंगा, हमेशा जो है वही रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। और अगर यहाँ पर इसके बीच में कोई मीडियम लगा दिया जाता है तो यहाँ पर एप्सिलॉन रह जाएगा। मेरे ख्याल से मैं जो बताना चाह रहा था वो मैं बता चुका हूं। कैसा लगा? तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस मेन कांसेप्ट था कि ये V कौन सा है, ये V इन दोनों के बीच का V है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। पहले इनफाइनाइट तक जा रही थी, किस केस में, स्फेरिकल कंडक्टर के केस में। क्या अब इनफाइनाइट तक जाएगी? नहीं जाएगी, अब वो कन्फाइंड हो गई है। तो उसका कैपेसिटेंस कितना आया, A/0/d। अब अगर मेरे को इसका कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो मैं एरिया बढ़ा दूं या डी घटा दूं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, या एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब इसको अपन थोड़ा और समझते हैं। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी जो मैंने यहां लिखी थी, जो मैंने मिटा दी है, दोबारा लिखनी पड़ेगी, मेहनत बढ़ गई है। और सुनाओ क्या चल रहा है, जीवन कैसा कट रहा है, मजे आ रहे हैं। देखो ये स्फेरिकल का कंडक्टर था अपना। यस सर, अगर मैं इसका रेडियस, इसका फॉर्मूला यही था भाई साहब। यस, अगर मैं इसका रेडियस इनफाइनाइट कर दूं तो क्या इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी? सर हो तो जाएगी, मगर इनफाइनाइट करोगे कैसे? देखो, अगर इस प्लेट के बीच का ये डिस्टेंस है और ये इसकी लेंथ है, अगर मैं इसको इनफाइनाइट कर दूं, अगर मैं इसको इनफाइनाइट कर दूं तो सोचो इसका एरिया इनफाइनाइट हो जाएगा ना। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, है ना। तो अगर मैं इसको इनफाइनाइट कर दूं तो एरिया भी इनफाइनाइट हो जाएगा। मजे आ जाएंगे। मजे चाहिए ही नहीं सर हमको, क्यों नहीं चाहिए? बात सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हल्की फुल्की में ले लेते हो तो फेल हो जाते हो। क्या ये वास्तव में लेंथ इनफाइनाइट कर सकते हो तुम कभी किसी चीज की? नहीं। तो सर यहाँ कैसे इनफाइनाइट की बात कर रहे हो? बात सुनना, b जो है वो बहुत बहुत छोटा है कंपेयर टू l। दिस इज नॉट इनफाइनाइट, दिस इज रिलेटिवली इनफाइनाइट। इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी है। मतलब दो बहुत बड़े कंडक्टर ले लिए मैंने, इतने बड़े, बस इतने बड़े, और बीच का डिस्टेंस एक बिल्कुल खत्म के बराबर। तो डिस्टेंस के कंपैरिजन में लेंथ कैसी हो गई? इनफाइनाइट। बात इतनी सी, समझ में आया आपको क्या कह रहा हूं? ये जो लेंथ है वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में इनफाइनाइट है, वैसे इनफाइनाइट नहीं है। तो अगर मैं, अब देखो आप खुद सोचना मेरी बात को, जो मैं कह रहा हूं सच्चाई है क्या? अपन कहते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस हो, इनफाइनाइट लेंथ हो। आपके चार्जर में कई सारे छोटे छोटे हरे हरे से सिलेंड्रिकल बटन की शेप में लगे हुए होते हैं, लेंथ इनफाइनाइट है उसकी, है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इनफाइनाइट को फाड़ के निकल जाता तुम्हारे चार्जर के उसको। तो फिर क्या है सर, उनकी बीच की डिस्टेंस माइक्रो नैनो पिको फीको में है, तो वो इतनी सी लेंथ भी उसके लिए बहुत बड़ी है, रिलेटिवली इनफाइनाइट है। अभी समझ में आ गया? अब सोचो मैं इस डिस्टेंस को 10 to the power -12 मीटर रखूं और इस एरिया को 1 mm भी रखूं, तो देखो कितना बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2-3 फैरेड हो जाएगी कैपेसिटी, बट स्फेरिकल से तो ज्यादा ही हो जाएगी ना। स्फेरिकल तो बेचारा बिल्कुल ही 10 to the power -9 में चला गया था, उससे तो ज्यादा ही क्रांति आ जाएगी।
तो चलो समझ में आया होगा उम्मीद है तुमको। अच्छा अब एक चीज और, अब अपन ने दोनों प्रॉब्लम इसकी सॉल्व कर ली कि क्या कैपेसिटी बढ़ गई, यस सर। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंफाइंड हो गई, यस सर। अब बात सुनो मेरी ध्यान से, ये स्फेरिकल कंडक्टर था, रेडियस थी r, इसका फॉर्मूला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी हो गई a एप्सिलॉन नॉट अपॉन b। ये वैल्यू तो यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, ये 4 पाई से ज्यादा। ये अगर यहाँ पर आप क्या चेंज कर सकते थे, सिर्फ रेडियस, रेडियस बढ़ाने पर ही कैपेसिटी बढ़ती। यहाँ पर d घटाओ या एरिया बढ़ाओ, दोनों ही करो तो और ज्यादा डबल इफेक्ट पड़ेगा। डिस्टेंस कम करने से कैपेसिटी बढ़ती, एरिया बढ़ाने से भी बढ़ती, दोनों करोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो ये ज्यादा फायदेमंद है, दैट इज व्हाई प्रैक्टिकली ये यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन आया एक कि किसकी ज्यादा इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, किसकी ज्यादा इफेक्टिव कैपेसिटी ज्यादा है, तो अपन बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इनमें जो एनर्जी होती है, अब सवाल बात करते हैं एनर्जी पे, जो एनर्जी होती है क्या वो कंफाइंड होती है, यस सर। कहां होती है, बीच में होती है, कैपेसिटर के बीच में होती है। किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है। सवाल नंबर दूसरा के कितनी होती है, सुन लो ध्यान से सुन लो। अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, फिर डिटेल में भी बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। अभी शॉर्ट में समझ लो, हालांकि ये भी वैलिड मेथड है, पर अभी के लिए समझ लो। एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये करवा चुका हूं तुमको मैं, हाँ बिल्कुल करवा चुका हूं। ये पॉजिटिव क्यू, ये नेगेटिव क्यू। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड या एनर्जी की बात करता हूं, छोड़ो यार, एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या ये मैंने तो गॉस लॉ के बाद पढ़ाया है टॉपिक, याद करो। एक कंडक्टर के सरफेस पे क्यू चार्ज देने पर उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ाया है तुमको। फॉर्मूला याद दिलाता हूं, शायद आ जाए, आगे याद कर लो, देख लो, गॉस लॉ के बाद का टॉपिक है ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब U अपॉन V का फॉर्मूला था। अब यहीं पे डेरिवेशन कर रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हो और बोर्ड में भी वैलिड है, मगर इसका एक और तरीका है जो मैं बाद में करवाऊंगा, दोनों उतार लेना अभी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वॉल्यूम गया क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, तो एनर्जी इधर आ गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई कितना है यहां पर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई की जगह रखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसका क्या किया स्क्वायर, और वॉल्यूम चला गया इधर। अब बताओ इसका वॉल्यूम बता दो जरा मेरे को। इस प्लेट का एरिया था a और बीच का डिस्टेंस था d, है ना। तो u इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को क्या लिखूं, q बाई a, और ये वाले एप्सिलॉन नॉट अंकल एरिया इंटू डी, ये वॉल्यूम हो गया। जब होल स्क्वायर खुलेगा तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए इंटू डी। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, सुन रहे हो ना तुम क्या कह रहा हूं मैं। 1/2, ये कट गए एक अंकल से एक आंटी, ये एक अंकल से एक आंटी, क्यू स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर डी। अबे देखना गौर से, कैपेसिटर का फॉर्म में क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इस डी को मैं यहां पर भी लिख सकता हूं, यही तो बात। तो कैसी हो गया क्या, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसका एक और फॉर्म है, इसका एक और फॉर्म, सी का डेफिनेशन वाला फॉर्मूला था क्यू बाई डी। क्यू इक्वल टू क्या हो गया, सी वी। यहां रखते हैं अगर अपन 1/2 क्यू स्क्वायर की जगह सी वी का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर अपॉन वी, सॉरी हाँ सही है, सी वी का स्क्वायर अपॉन सी। तो इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, तो एक सी कट गया,
1/2 एक सी और ये v स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला पोटेंशियल का आ गया 1/2 cv स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? दो फॉर्मूले हो गए। और देखो इधर 1/2 cv स्क्वायर 1/2 c इंटू v इंटू v, ये लिख सकते हैं इसको, v स्क्वायर को ऐसे लिख दिया। cv क्या हो गया? q, तो 1/2 q इंटू v। कितने फॉर्मूले हो गए? एक। ये फॉर्मूला काय पे डिपेंडेंट है? जब किसी क्वेश्चन में q दिया हो और c गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज करने का, जब किसी में c और v गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज करने का, और जब किसी जगह q और v गिवन हो तो ये यूज करने का। तो तीनों अलग अलग फॉर्मूले हैं। एनर्जी किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कितनी होती है उसका अपन ने फॉर्मूला ड्राइव किया बिल्कुल अच्छे तरीके से। तीन फॉर्मूले आए 1/2 q स्क्वायर बाई c, पहला u इक्वल टू 1/2 cv स्क्वायर, ये बहुत जगह यूज होता है, सुपरहिट फॉर्मूला है, बड़ा ही अच्छा है। और तीसरा 1/2 qv। तो तीन फॉर्मूले हो गए अपन की एनर्जी के, ठीक है। सब जूल में एनर्जी काउंट होती है। तो क्या अपन ने क्या समझा आज? आज अपन ने कई सारी चीज समझी क्लास। सबसे पहले आज अपन ने समझा कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्यों यूज नहीं करने का। स्फेरिकल कैपेसिटर में कैपेसिटी कम होती है, एनर्जी फैली हुई होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इनफाइनाइट तक कौन लाएगा एनर्जी पकड़ के, तो कन्फाइंड नहीं होती। क्या करें सर? तो साइंटिस्टों ने क्या एक्सपेरिमेंट किए वो मैंने आपको बताया। कट करता हूं, सीधा आता हूं, उसके बाद यूज होने लगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि सारी एनर्जी एक तो उनके अंदर कन्फाइंड हो गई, इकट्ठी हो गई, अंदर ही हो गई, इनफाइनाइट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और कैपेसिटी बढ़ गई। कैपेसिटी बढ़ने के पीछे रीजन था उसके पास में डिस्चार्ज कंडक्टर का आ जाना। ठीक है, बात समझ में आई? कैपेसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अपन ने निकाल ली और एनर्जी निकाल ली। हालांकि इस एनर्जी को मैं बाद में भी पढ़ाऊंगा, बट आज क्योंकि अपन पढ़ने वाले थे कि एनर्जी कन्फाइंड होती है तो वो मैंने आपको बताया है। तो क्या क्या सीखा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, क्यों यूज की जरूरत पड़ी, उसकी कैपेसिटेंस कितना होता है, उसकी एनर्जी कितनी होती है। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, करवाएंगे, आप भी करें, मॉड्यूल मिल गया होगा, नहीं तो आज के डिस्क्रिप्शन में भी है, करें, अच्छी तरह करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।